चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कूलाम के सदिश निरूपण की। ठीक है, इससे पहले वाले हमने वीडियो में पढ़ा था कूलाम का नियम, स्पेसिफिक परमिटिविटी यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता। आज हम पढ़ेंगे कूलाम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, अब देखिए, सदिश निरूपण पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो क्या होता है कूलाम का नियम? कूलाम का नियम होता है F इक्वल टू, क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है, ये क्या होता है, ये सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की फॉर्म में यानी परिमाण की फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे न कोई आर कैप है न कोई और, उसकी दिशा नहीं पता चल रही इसमें। ठीक है, और जो चार्ज होता है Q1 और Q2, जो चार्ज होते हैं वो कहीं ना कहीं बिंदु आवेश होते हैं, किसी न किसी दिशा में स्थित होते हैं। ठीक है, तो उनकी दिशा और उनकी प्रकृति बताने के लिए हम क्या करते हैं, उनका सदिश निरूपण करते हैं। चलिए जी, ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, एक फ्रेम है। फ्रेम बोले तो हमारे पास एक XY तल है। क्या मान लिया हमने? XY तल। ठीक है, इधर जी मैं लिखूंगा एक्स एक्सिस, इधर लिखूंगा वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर 2 पॉइंट चार्ज मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 2 पॉइंट चार्ज मान लेता हूं। ठीक है, एक मैंने मान लिया यहां पर Q1, दूसरा मैंने मान लिया यहां पर Q2। ठीक है, अब देखिए, जब ये जो इसका केंद्र पॉइंट O है, यहां से स्थिति Q1 की लूंगा तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा R1 से। किससे? R1 से। ठीक है, डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि जीरो से स्थिति देख रहे हैं। ठीक है, R1 और सदिश में देख रहे हैं तो R1 वेक्टर। क्लियर इतनी बात? अब इसी तरह Q2 की अगर ओरिजिन केंद्र से देखें तो यहां से हो जाएगा R2 वेक्टर, और डायरेक्शन इसकी कौन सी हो जाएगी? ये वाली। ठीक है, अब देखिए, जब सदिश में निरूपित करते हैं तो इसके फॉर्मूले में क्या हो जाता है, एक साथ में दिशा आ जाती है जिसको हम लिखते हैं आर कैप। कैप का मतलब क्या है? एकांक सदिश। ठीक है, एकांक सदिश। और एकांक सदिश फॉर्मूला निकालना क्या होता है? एकांक सदिश होता है सदिश बट्टे सदिश का परिमाण। क्या होता है? सदिश बट्टे सदिश का परिमाण। ठीक है, तो आर कैप निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, ये हमारा एकांक सदिश के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आगे अगर बात करते हैं हम इसकी, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, क्या किया हमने, माना किसी तल में दो बिंदु, दो दो तल है, एक तल है XY जिसके अंदर दो बिंदु चार्ज मान लिए Q1 तथा Q2 है। ठीक है, जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः R1 R2 है। ठीक है, अब देखिए, जब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, इन दोनों को क्या करता हूं, मिला देता हूं। ठीक है, सॉरी, ठीक है, मिला दिया। जब मैंने दोनों को मिला दिया तो अब देखिए, इसके अंदर दो तरह के वेक्टर बनेंगे। ठीक है, दो तरह के बनेंगे, देखना। अब इसकी डायरेक्शन मैं इधर भी कर सकता हूं और उधर भी कर सकता हूं। ठीक है, तो जब मैं इसकी डायरेक्शन Q2 की तरफ करूंगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? R2 बनेगा, R2 वेक्टर बनेगा। लेकिन इसमें ओरिजिन से जाता है तो R1 बनता है, तो जीरो इसमें लिखते नहीं है। इसके अंदर 1 की तरफ से आ रहा है तो डायरेक्शन बनाना पड़ेगा R2। किधर जा रहा है? 2 की तरफ, तो R2। लेकिन साथ में क्या आएगा? 1 की तरफ से आ रहा है तो R2 1। क्लियर है? यहाँ पे जीरो क्यों नहीं लगाते, ओ क्यों नहीं लगाते? क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। R1 0, R2 0, इतना बड़ा कौन पड़ेगा ना, तो इसलिए शॉर्टकट करने के लिए R21। तो R21 हो क्या गया वैसे? R21 वेक्टर हो गया Q2 का स्थिति सदिश किसके रेस्पेक्ट में? Q1 आवेश के सापेक्ष। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, बता दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जब इसके आगे हम
सिर्फ इसके अंदर सदिश निरूपण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसके अंदर? सदिश निरूपण। और सदिश निरूपण करते हैं तो कोई ट्राइंगल बनता है तो उसमें हमें फिक्स पता है क्या लगेगा? सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। क्या लगेगा? सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। तो देखो लगा देते हैं, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इसकी इस तरफ है, अब इसकी ऑपोजिट है, तो क्या हो गया? r1 वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर। क्लियर? यही आएगा ना? चलिए जी, अब जब ये आ चुका है तो हम यहाँ से वैल्यू किसकी निकालते हैं? r1 वेक्टर r2 वेक्टर की तो हमें पता ही है, फिक्स है। हमें निकालनी है r21 वेक्टर की। किसकी वैल्यू निकालनी है? r21 वेक्टर की। तो r21 वेक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ से r2 वेक्टर, और ये इधर प्लस का उधर आकर माइनस का हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज़ में, तो आपने बचपन से पढ़ रखा है ये चीज़ तो। ठीक है, पक्षांतरण करेंगे तो उस तरफ जाके सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये इसका क्या आ गया? सदिश आया है। क्या आया है? सदिश आया है। ठीक है, हम निकालते हैं परिमाण। परिमाण निकालते हैं, तो परिमाण निकालते हैं तो क्या कर देते हैं? इसका मोड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मोड कर देते हैं। तो मोड हो गया, तो मोड r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। आप कहोगे सर ये मोड क्यों किया है यहाँ पर? जी देखिए सर, इसका मोड इसलिए क्या है, देखो बच्चों, मोड इसलिए किया है यहाँ पर कि हमें वैल्यू निकालनी है आर कैप की। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है? आर कैप की। अब इसके अंदर मैं फोर्स निकाल रहा हूँ Q1 की रेस्पेक्ट में Q2 पे कितना फोर्स निकल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? R21 कैप निकालनी पड़ेगी, यानी इसकी डायरेक्शन निकालनी है। पर ये नहीं लेना, इसका क्या लेना है? कैप लेना है। क्या लेना है? R21 का कैप लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? R21 वेक्टर, मैंने क्या बताया था? सदिश बट्टे सदिश का परिमाण। सदिश बट्टे सदिश का परिमाण। तो R21 वेक्टर का कैप क्या हो जाएगा? R21 की वैल्यू कितनी आई है? देखिए जी, R2 माइनस R1 आई है। ठीक है जी, R2 माइनस R1 आ गई, नीचे उसका मोड आ गया। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब तक। ठीक है, तो हम F निकालेंगे, तो एफ भी कौन सा निकलेगा? 21 की बात करें तो निकलेगा F21, यानी Q1 आवेश के कारण Q2 पे कितना बल लग रहा है, यानी Q1 आवेश के कारण Q2 पे कितना बल लग रहा है वह कैलकुलेट करेंगे। तो F21 वेक्टर इक्वल टू के लिख सकते हो, या फिर के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी अपेक्षिक विद्युतशीलता Q1 Q2 अपॉन क्या होता था? आर स्क्वायर। लेकिन आर इसके अंदर क्या लेनी है हमें? क्यू की तरफ से टू की तरफ, तो R21 का स्क्वायर। R21 का स्क्वायर। ठीक है, हमेशा दूरी लेते हैं इसके अंदर, और दूरी क्या होती है? अदिश राशि होती है। अदिश होगी तो इसके अंदर इसका क्या आ जाएगा? मोड। क्या आ जाएगा? मोड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब मोड आ गया, साथ में क्या आएगा? R21 कैप। क्या आएगा? R21 कैप। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलिए जी, अब देखिए आगे बात करते हैं हम। जब हम आगे बात करते हैं तो हमारा सिमिलर वही एक तल लेते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। देखिए, ये वापस ले रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी बता रहा हूं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। वही एक Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये केंद्र O हो गया, इसकी स्थिति R1 हो गई, इधर की तरफ वेक्टर लगा दिया, इसकी पोजीशन R2 वेक्टर हो गई। क्लियर है? और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो पहले वाले में हमने क्या किया था? पहले वाले का देखिए डायग्राम, देखिए पहले वाले का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर हमने क्या किया है? Q1 आवेश से Q2 के ऊपर बल लगाया है, यानी Q2 की पोजीशन ली है 1 की रेस्पेक्ट में, तो आया R21। ठीक है, इस बार क्या होगा? ऑपोजिट होगा। इस बार बल लगाएंगे Q2 के द्वारा Q1 पर, तो डायरेक्शन हो जाएगी R12, और ये एरो का सिंबल भी ऑपोजिट हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। देखिए, इसके अंदर हम क्या करेंगे? Q2 की तरफ से क्या बल लगाएंगे? Q1 पर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? R12 का वेक्टर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो जब इतनी बात क्लियर है तो इसके अंदर भी सदिश संयोजन नियम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, ये डायरेक्शन इधर, ये इधर, और ये ऑपोजिट।
तो क्या हो जाएगा R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर एंड R12 वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया R1 माइनस R2 वेक्टर। क्लियर। और R12 वेक्टर क्या हो गया, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, क्या कर लूँ माइनस कॉमन ले लूँ, तो माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो गया माइनस, ये माइनस वाला तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। ये बात किस किस को समझ में आई। देखिए हुआ क्या है, ऐसा हुआ है, देखिए क्या दे रखा था R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये दे रखा था। माइनस जैसे मैंने कॉमन लिया तो ये तो क्या हो गया माइनस का R1 वेक्टर और ये माइनस का क्या हो गया प्लस R2 वेक्टर। होगा नहीं होगा, देखिए एक तरफ देखिए, ठीक है। अब इसको मैंने देखो, चाहे 4+5 करो या 5+4 करो, रहना तो वही है ना। तो इसको मैंने पहले लिख दिया प्लस वाले को, इसको बाद में लिख दिया, तो माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर, यही तो लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दी, क्या दे दी इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहां से हम क्या निकालते हैं R12 वेक्टर का मोड, सिमिलर वही करेंगे जो उसमें क्या था, मोड निकालेंगे, क्या हो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ क्या करेंगे मोड निकालना है, सॉरी ये निकलना, जब मोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा R12 वेक्टर का मोड इक्वल टू माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। जब इसका मोड करेंगे, ठीक है, जब मोड करेंगे तो मोड से माइनस वाली संख्या क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, ठीक है। माइनस की संख्या क्या हो जाती है प्लस होती है, मोड का काम ही क्या होता है प्लस बनाना। पर इसको छोड़िए, आपके इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर 4 देते हैं, ठीक है। देखिए तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा R12 वेक्टर का कैप निकालेंगे, क्या निकालेंगे कैप निकालेंगे। तो कैप निकालेंगे तो R12 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R12 वेक्टर, ठीक है। और क्या आ जाएगा इसका आंसर R2 माइनस R1 वेक्टर, माइनस लगा हुआ है, अपॉन मोड ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर, क्योंकि मैंने क्या कहा मोड को माइनस से क्या कर देगा ये प्लस कर देगा, कर देगा नहीं कर देगा, ठीक है। तो ये जो आपकी वैल्यू आई है ये क्या है इक्वेशन नंबर जो 5 है, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 5 और अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट की कंपेयर करूं तो देखो दोनों इक्वेशन क्या है सेम टू सेम है, बस इसमें क्या है माइनस का एक्स्ट्रा फर्क है, क्या है इसमें माइनस का एक्स्ट्रा फर्क। तो ये क्या हो जाएगा R12 का कैप इक्वल टू माइनस R21 का कैप, ठीक है। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए वैसे आपको समझाने वाली बात नहीं है कि ये इनका माइनस कैप में अपोजिट आएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी तो सदिश क्या कहता है माइनस का सिंबल क्या बताता है दिशा विपरीत बताता है। तो ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होगा तो माइनस का सिंबल आएगा। प्लस इसके अंदर एक बात ये और है कि ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि एकांक सदिश है, क्या है एकांक सदिश है, ये सिर्फ दिशा बताएंगे तो परिमाण में समान आने ही थे, क्या थे परिमाण में तो समान आने हैं, क्योंकि इनका परिमाण कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। चलिए जी, तो हम निकाल लेते हैं अब F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और आर कौन सा है 12, तो R12 वेक्टर का मोड, मोड क्यों क्योंकि दूरी क्या होती है अदिश राशि इंटू R12 का कैप, ठीक है। तो F12 वेक्टर इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R12 वेक्टर, और इसकी जगह क्या लिखेंगे हम माइनस का R21 कैप, अभी निकालना है ना जस्ट इससे पहले वाले इक्वेशन में तो क्या आ गया माइनस R12 का कैप, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन गया F12 वेक्टर इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R12 वेक्टर का स्क्वायर करना है, इसके अंदर स्क्वायर नहीं लगाया आपने, ठीक है, स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया माइनस मैंने बाहर ले लिया तो क्या आ गया R21 कैप। अब देखिए ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है
हमारी सेकेंड इक्वेशन जैसी है। देखो सेकेंड इक्वेशन में क्या दे रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, जी। Q1 Q2 दे रखा है, R21 वेक्टर दे रखा है, उसका स्क्वायर दे रखा है, R21 कैप दे रखा है, नहीं दे रखा, ठीक है। तो यही चीज आप उसके अंदर देखेंगे, यही उसके अंदर दे रखा है। देखो सब कुछ वही दे रखा है सिवाय इसको छोड़कर। तो ये क्या होता है, मोड होता है, और मोड का क्या होता है, इसके अंदर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो क्या होगा, चूंकि यहाँ पे आप लिख सकते हो R12 वेक्टर का मोड इक्वल होगा R21 वेक्टर के। ये हमने पीछे प्रूफ भी किया कर रखा है इससे पहले एक दो इक्वेशन में, और ये होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा माइनस का F21 वेक्टर, ठीक है। ये आपका आ गया फाइनल रिजल्ट। क्या आ गया आपका फाइनल रिजल्ट। अब देखो हमें इससे क्या पता चलता है कि Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, यानी क्या, जो Q1 आवेश था उससे जो बल लगा Q2 के ऊपर, और Q2 से जो बल लगा Q1 पर, यानी कि F12 और F21 दोनों ही क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है, बराबर है परिमाण में, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत। ये माइनस सिंबल किसको बता रहा है, नेगेटिव सिंबल, नेगेटिव चिन्ह विपरीत दिशा को बता रहा है, विपरीत दिशा को बताता है। क्या बताता है, विपरीत दिशा को बताता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर विपरीत दिशा को बता रहा है, अतः कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। तो कूलाम का नियम क्या करता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। और एक बात आप और याद रखोगे, निर्वात के अलावा, निर्वात तथा वायु के अलावा जो हमारा एप्सिलॉन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, यानी एप्सिलॉन आर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1, यानी एक से अधिक ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। बस इसके अंदर यही आपको ध्यान रखने वाली बात थी। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, बहुल आवेशों के कारण विद्युत बल। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, किसी बिंदु आवेश पर n आवेशों के निकाय के कारण विद्युत बल, अथवा कुछ कुछ नोटबुक में ये भी, बुक में ये दे रखा है कि बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु आवेश पर विद्युत बल की गणना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिमिलर वो ही करना है, हमें एक एक्स वाई तल लेना है। बहुत ही देखा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, जिसको समझ में आ गया समझो फिजिक्स उसकी क्लियर है, ठीक है। तो हमें मानना है ये ओरिजिन पॉइंट ओ है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, क्लियर, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, क्लियर। क्या कह रहा है, हेडिंग को समझो, क्वेश्चन को सोल्व करना है, हेडिंग समझते हमारी डेरिवेशन क्लियर है। क्या कह रहा है, किसी बिंदु आवेश पर, यानी आवेश एक लेना है, बिंदु, ठीक है, एक मानना है, कोई भी पॉइंट बिंदु आवेश मानना है। जैसे हमने एक पॉइंट मान लिया Q नॉट, बिंदु मान लिया, ओ से रिप्रेजेंट कर दिया इसको भी, Q नॉट मान लिया है। अब n आवेशों के निकायन के कारण, यानी n यानी बहुत सारे आवेश हो सकते हैं, कितने भी, 1 2 3 4 5, मतलब कि कितने भी आवेश हो उनके कारण विद्युत बल कितना होता जाएगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो मैं मानता हूं पहला आवेश हमारा Q1, कितना मान लेता हूं मैं यहाँ पे, Q1, ठीक है। तो ये मेरा आवेश हो गया Q1। देखिए इसकी स्थिति कितनी हो जाएगी, यहां से इसकी स्थिति हो जाएगी R0 वेक्टर, जीरो तो जीरो ही मानना पड़ेगा, R0, ठीक है। इसके लिए हो जाएगी R0 वेक्टर, और ये जो Q1 दे रखा है इसके लिए कितनी हो जाएगी, R1 वेक्टर, कितनी हो जाएगी, R1 वेक्टर। हमें निकालना है किसी बिंदु आवेश पर, किसी बिंदु आवेश पर n आवेशों के निकायन के कारण विद्युत बल, यानी बिंदु आवेश Q नॉट के ऊपर Q1 के द्वारा बल। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जो ये एरो आएगी इसकी डायरेक्शन होगी ये, क्योंकि जो आवेश लेंगे हम बहुत सारे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 एंड सो ऑन, तो उनके द्वारा लेना है, तो इधर से डायरेक्शन आएगी सबकी Q नॉट के ऊपर। तो क्या हो जाएगी, Q1 से Q नॉट। तो जब डायरेक्शन करते हैं तो हम क्या हो जाएगा, जीरो के ऊपर लग रहा है तो R0 आएगा, किसकी तरफ से लग रहा है, 1 की तरफ से लग रहा है तो 1 आएगा, और वेक्टर का वेक्टर आएगा, ठीक है। त्रिभुज बन गया, डायरेक्शन बन गई, करना क्या है, हमें त्रिभुज का सदिश संयोजन नियम लगाना है।
जब भी त्रिभुज बन जाए, सदिश हमें सारे पते हो, तो क्या लगाना है, सीधा हमें त्रिभुज का सदिश संयोजन नियम लगा देना है। तो देखिए, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट है तो इसको इक्वल में रख लेते हैं, r01 प्लस r1 वेक्टर कर देते हैं। देखिए जब करते हैं तो बनता क्या है हमारा, क्या बन जाएगा, r1 वेक्टर प्लस r01 वेक्टर इक्वल टू r0 वेक्टर। अब हम क्या करते थे, सिमिलर बेसिक सी बात है, हम सीधे किसकी वैल्यू निकालते थे, r01 वेक्टर की निकालते थे, क्योंकि f निकलेगा f01, तो उसके अंदर हमें क्या चाहिएगा, r01, और r01 चाहिएगा। किसको ये बात नहीं समझ में आ रही, r01 क्यों चाहिए, f01 क्यों निकालना है, तो इससे जस्ट पहले अभी अभी जो टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर देख लीजिए आप, उसके अंदर हम f12 निकालते हैं, f21 निकालते हैं, तो हम r12 की वैल्यू निकालते हैं, r21 की वेक्टर वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर हम कैसे क्या सोल्व करते हैं। तो r01 की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, r0 वेक्टर, और ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। बेसिक सी बात है, वेरी इजी, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसको नंबर देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक देखो मैं इक्वेशन बोल देता हूँ, समझ लेना है इक्वेशन वालों को, है ना। इक्वेशन करोगे इजी हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पता रहेगा कौन सी से कहां से उठा के क्या पटकना है। ठीक है, चलिए अब देखिए महाभारत शुरू होती है, यहां से हमें करना क्या है, यहाँ पर एक और चार्ज लेना है Q2। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ये बनती जाएगी, क्या लेना है, Q2। Q2 ले लिया, केंद्र से इसकी स्थिति कितनी हो जाएगी बच्चों, R2 वेक्टर होगी, होगी नहीं होगी, होगी भाई साहब, डायरेक्शन ये होगी, होगी। देखो एक समझ में आ गया, सारे ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। R21 वेक्टर आ गई, इसकी हमें क्या करना है, Q0 पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत बल निकालना है, तो इसको इससे ज्वाइन कर दो, और ज्वाइन करने पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, r0, तो 0 2 की तरफ से, तो 2 की तरफ से ये आ गई। सेम वही ट्रायंगल बन रहा है, इसके ऊपर फिर इधर, और ये ऑपोजिट, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, सिमिलर इसी की तरह r02 वेक्टर आ जाएगा हमारा, r0 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड दे देनी है। ठीक है, सिमिलर हमें क्या करना है, और ले लेने हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं Q3 ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R3। कहीं भी ले सकते हो, ये कहीं इस तल में कहीं भी कोई भी आवेश हो सकता है। इसकी इसके ऊपर डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, 0, तो इधर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी R0, और 3 की तरफ से आ रहा है तो 3, R0 3, जिधर जा रहा है वो पहले और जिधर से आया है वो बाद में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। अब ऐसे करते करते मान लो आप यहाँ पे Q4 ले लेते हो, क्या ले लेते हो, Q4, तो ये कितना हो जाएगा, R4, और डायरेक्शन इसके ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से r0 के ऊपर दे रहा है तो r0 एंड 4 की तरफ से तो r0 4 वेक्टर। ऐसे ही अगर हम ले लेते हैं एक q1 डॉट 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 करके, यानी कि बहुत सारे n लेवल का, कोई पता नहीं है 5 6 7 8 9 कितने नंबर का है, तो इसको जब इससे मिलाएंगे तो आ जाएगा r0, डायरेक्शन हो जाएगी ये इसकी इसकी ये, क्योंकि q0 की तरफ जाना है सबको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, r0 n वेक्टर आ जाएगा ये वाला, इसकी डायरेक्शन ये वाली, इसकी ये वाली। ठीक है, देखो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, आपके सबके अंदर ये देखना है कि बच्चों कि होना क्या है, यहाँ पे जब सेंटर से जाएगा कोई भी तो सबकी डायरेक्शन आएगी बाहर की तरफ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, और जिसका जो नाम है वो लिख दो, यानी एन है तो यहाँ पे आर एन आ गया, 4 है तो r4 आ गया, 0 है तो 0 आ गया, 3 है तो 3 आ गया, 2 है तो 2, 1 एंड है तो 1। ठीक है, क्लियर। सबको फिर यहाँ से इस पॉइंट पे आने के बाद सबको कहाँ दौड़ा देना है, Q0 की तरफ दौड़ा देना है, सबकी डायरेक्शन Q0 की तरफ हो गई। क्लियर, ठीक है, Q0 की तरफ जा रहा है तो R0 पहले आएगा, क्या आएगा, R0, और जिधर से जा रहा है वो उसके बाद में लगा दो। मेरे ख्याल से डायग्राम सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर, डायग्राम का काम मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ, अब आगे चलते हैं। ठीक है, देखो डायग्राम समझ में आ गया है, R01 वेक्टर आ गया है, R02 आ गया है, R03 निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, R0 माइनस R3 वेक्टर। इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, सिमिलरली हम ऐसे डॉट 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 करते हुए कहाँ तक चले जाते हैं, मान लो R0 n वेक्टर निकालते हैं, क्या हो जाएगा, R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। ठीक है, ऐसे हमारी इक्वेशन आती जाएगी। अब
ये हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें क्या निकालना रहता है? बल निकालना रहता है। आप सोचोगे सर अब परिमाण निकालेंगे, क्या निकालेंगे? परिमाण निकालेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें परिमाण निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या किया था, दो आवेश लिए थे और परिमाण निकाल के हमने उनको बराबर करने के लिए ऐसा किया था। इसमें किस किस को बराबर करोगे? 1 से लेके n तक करते जाओगे क्या? नहीं ना। तो इसके अंदर आपको बराबर नहीं करना है, आपको सीधा क्या करना है? बल निकाल लेना है। क्या करना है? बल निकाल लेना है। तो जो अभी आपने इक्वेशन निकाली है, जो R01 निकालना है, R02 निकालना है, R डॉट 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 R0n निकालना है, ये आपके बस यहीं तक निकालना था, इनको कोई काम में नहीं लेना है। ये तो आपको स्थिति बताने के लिए किया था, ठीक है। ये आपको लिखना जरूर है एग्जाम में, लेकिन उसको आगे डेरिवेशन में काम में नहीं लेना है। अब देखिए, जब मैं निकालता हूं Q1 आवेश के कारण Q0 पर बल, यानी Q0 आवेश पर बल, तो क्या हो जाएगा? F किस पे निकालना है? 0 पे, तो 0 पहले किसकी तरफ से? 1 की तरफ से, तो 1 आ जाएगा। वेक्टर है तो वेक्टर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आवेशों का गुणनफल, ठीक है। आवेश एक तो Q0 है, एक Q1 है, तो Q0 इंटू Q1 अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R01 कितनी है? R01। यहाँ पे जो ले रहे हैं वो यहाँ पे लेना है, का वेक्टर का क्या करते हैं? स्क्वायर, और इंटू में R01 कैप, ठीक है। ऐसे ही अगर हम Q2 आवेश के कारण Q0 पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? F02 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R02 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R0 का कैप, ठीक है। ऐसे डॉट 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 अगर हम Qn आवेश के कारण Q0 पे निकालते तो क्या हो जाएगा? F0n वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन मोड ऑफ R0n वेक्टर का स्क्वायर R0n। चलिए जी, यहां तक होने के बाद क्या कहता है? कूलाम का नियम अध्यारोपण के सिद्धांत को फॉलो करता है। अध्यारोपण छोड़ो, आप सीधी बात क्या है, हमारा n निकाय के कारण निकालना है। क्या करना है? n निकाय के कारण निकालना है, यानी n पार्टिकल है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। तो क्या करते हैं हम, जब टोटल होता है तो इन टोटल को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो हमारा टोटल इन सबकी वजह से तो आएगा। तो f वेक्टर क्या हो गया? F01 प्लस F02 प्लस F03। तीन होते तो यहाँ तक करते, चार होते तो चार तक करते, और अब हमें पता नहीं है कहाँ तक है, तो डॉट 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 F0n वेक्टर, ठीक है। यानी क्या है? ये सारे प्लस होते जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलिए जी। अब देखिए यहाँ पे F0n कर दिया, F की वेक्टर की वैल्यू रखूंगा मैं, तो F01 की, 02 की, 3 की, 4 की, इन सब की वैल्यू रखूंगा। तो आपको दिख रहा होगा ऊपर दोनों में कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है, तो मैं लेता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ठीक है। इसके बाद में, ये कॉमन लेने के बाद में क्या करेंगे हम? इसके अंदर हमें दिख रहा है कि सब में क्या है? Q0 है, Q0 है, तो क्या ले लिया मैंने? Q0 को भी कॉमन। बच गया क्या हमारा? ब्रैकेट के अंदर पहले में बचेगा Q1 अपॉन R01 वेक्टर का स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2 अपॉन R02 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R02 का कैप प्लस डॉट 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 Qn अपॉन R0n वेक्टर का स्क्वायर R0n कैप। तो इसको कंप्लीट फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि हम, तो F वेक्टर इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू नॉट है तो क्यू नॉट। अब देखिए ये सारे प्लस में है, प्लस होते तो क्या लगता है? समेशन का सिंबल लगता है। किसका सिंबल लगता है? समेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे i इक्वल टू 1 से स्टार्ट है, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है? n तक जा रहा है, तो i इक्वल टू 1 टू n। अब देखिए क्यू 1 2 3 4 की जगह रखा है, तो क्यू आई आ गया। क्या आ गया? क्यू आई आर, सब में जीरो चल रहा है तो जीरो तो आएगा R0, फिर 1 है तो 1 के लिए हमने लिया आई, तो आ गया R0 आई का स्क्वायर। ऐसे ही ऊपर हो गया R0 आई का कैप, ठीक है। अब देखिए आप कहोगे कि ये सर ये कैसे बना, तो देखिए आई की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो बन जाएगा Q1 R01 का स्क्वायर R01, तो ये बन जाएगा। अगर 2 लिखूं तो R01 तो बनेगा ही, 2 की जगह 2 भी आ जाएगा, तो ये 2 तक टर्म बन जाएगी।
3 करूंगा तो 3 तक टर्म बन जाएगी, n करूंगा तो यहाँ तक टर्म बन जाएगी। ये क्या होता है, समेशन की फॉर्म में इसको लिखा जाता है। तो ये आपका हो गया बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु आवेश के ऊपर विद्युत बल। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए आज इतना काफ़ी है। कल हम इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक और पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता था मैंने कोशिश करी कि एक्सप्लेन करूँ, पूरे टर्म वाइज लिखा है। तो आप चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।